नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दोस्त बना दुश्मन। आदित्य मिश्रा की नींद अचानक टूटी जब समीरा का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रात के 3 बजे थे और समीरा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। आदित्य की कंपनी का सिक्योरिटी अलार्म बज रहा था। फोन पर कंपनी के गार्ड की आवाज कांप रही थी। किसी ने कंपनी के मेन सर्वर रूम में घुसने की कोशिश की थी। आदित्य तुरंत कार निकालकर अपनी कंपनी पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड राजू काका बताने लगे कि रात को 2 बजे के आसपास कोई मास्क लगाए हुए व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर आया था। सीसीटीवी कैमरा काट दिया गया था। सर्वर रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अलार्म बजने पर वो भाग गया था। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछले 6 महीनों की मेहनत से बनाया गया प्रोजेक्ट डेटा उसी सर्वर में था। अगले हफ्ते एक बड़ी कंपनी के साथ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। सुबह होते ही आदित्य ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इस बारे में बताया। रणविजय सिन्हा को फोन लगाते ही आदित्य की आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। रणविजय आदित्य का बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। आदित्य गरीब घर से था और रणविजय अमीर घर से। फिर भी दोनों की दोस्ती कुछ ऐसी थी कि क्लास में हर कोई उन्हें देखकर समझ जाता था कि ये दोनों जान की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। स्कूल के दिनों में जब आदित्य के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो रणविजय अपनी पुरानी किताबें दे देता था। जब रणविजय की पढ़ाई में कमी आती थी, तो आदित्य घंटों बैठकर उसे समझाता था। कॉलेज में भी दोनों साथ ही गए थे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद आदित्य ने एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी शुरू की थी और मेहनत करके धीरे धीरे अपनी खुद की कंपनी बनाई थी। रणविजय का काम अलग था। उसके पिता का बिजनेस था और वो भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। दोनों दोस्त अलग अलग क्षेत्रों में थे, लेकिन मिलना जुलना लगातार बना रहता था। आदित्य की शादी जब समीरा से हुई थी, तो रणविजय ने ही सबसे ज्यादा मदद की थी। शादी की तैयारियों से लेकर हर छोटी बड़ी चीज में रणविजय हमेशा आदित्य के साथ खड़ा रहता था। समीरा एक सीधी सादी लड़की थी। उसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वो आदित्य की मेहनत को समझती थी। आदित्य अपने काम को लेकर कितना गंभीर था, ये समीरा अच्छी तरह जानती थी। रणविजय को भी समीरा अच्छी लगती थी। वो हमेशा कहता था कि आदित्य को एक अच्छी पत्नी मिली है। चोरी की घटना के बाद रणविजय तुरंत आदित्य के घर पहुंच गया। समीरा ने चाय बनाई और तीनों बैठकर इस समस्या के बारे में बात करने लगे। रणविजय का कहना था कि आदित्य को अपनी कंपनी की सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए प्रोजेक्ट का काम रोक देना चाहिए और पूरी तरह से जांच कराने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। आदित्य इस सुझाव से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो उसकी कंपनी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। समीरा चुपचाप सुन रही थी। उसे लग रहा था कि आदित्य बहुत तनाव में है। रणविजय ने आदित्य को समझाया कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर डेटा चोरी हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदित्य को रणविजय की बात सही लगी, लेकिन फिर भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना नहीं चाहता था। रणविजय ने कहा कि वो अपने कुछ जानकार लोगों से बात करेगा जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। वो आदित्य की कंपनी की पूरी सिक्योरिटी चेक कर देंगे। अगले दिन सुबह आदित्य अपनी कंपनी गया तो देखा कि सब कुछ सामान्य था। कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। सर्वर रूम की जांच करने पर पता चला कि डेटा सुरक्षित था। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। आदित्य को थोड़ा राहत मिली, लेकिन मन में अभी भी बेचैनी थी। दोपहर में रणविजय अपने 2 दोस्तों के साथ
आदित्य की कंपनी आया। दोनों साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने पूरी कंपनी की जांच की। सर्वर रूम से लेकर हर कंप्यूटर तक की जांच की गई। शाम तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि सिक्योरिटी में कुछ कमियां हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आदित्य ने उन एक्सपर्ट्स को फीस दी और रणविजय का शुक्रिया अदा किया। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला कि दोस्त, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आदित्य का काम उसका अपना काम था। समीरा ने भी रणविजय के लिए खाना बनाया था। तीनों मिलकर खाना खाते हुए पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे थे। रात को जब रणविजय चला गया तो आदित्य और समीरा बिस्तर पर लेटकर बातें कर रहे थे। समीरा ने आदित्य से कहा कि रणविजय कितना अच्छा दोस्त है, मुसीबत में हमेशा साथ देता है। आदित्य भी समीरा की बात से सहमत था। उसे लगता था कि रणविजय जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदित्य को नहीं पता था कि उसकी परेशानी अभी शुरू हुई थी। अगले हफ्ते जब वो अपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था तो एक अजीब बात हुई। उसके कंप्यूटर से कुछ जरूरी फाइलें गायब हो गई। ये वही फाइलें थी जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे जरूरी थी। आदित्य परेशान हो गया। उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया। सबसे पूछा कि कैसे ये फाइलें गायब हो सकती हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बैकअप चेक किया तो पता चला कि बैकअप भी किसी तरह से डिलीट हो गया था। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। आदित्य ने तुरंत रणविजय को फोन लगाया। रणविजय ने कहा कि वो तुरंत आ रहा है। आधे घंटे में रणविजय कंपनी पहुंच गया। आदित्य की परेशानी देखकर रणविजय भी चिंतित हो गया। उसने कहा कि ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई अंदर से ही ये काम कर रहा है। आदित्य को रणविजय की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी टीम के हर सदस्य को जानता था। सब बहुत ईमानदार लोग थे। फिर कैसे कोई अंदर से ऐसा काम कर सकता है? रणविजय ने कहा कि कभी कभी सबसे भरोसेमंद लगने वाले लोग ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। शाम तक आदित्य और उसकी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन फाइलें वापस नहीं मिली। कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग कल थी और अब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। आदित्य का सपनों का प्रोजेक्ट टूटने की कगार पर था। रणविजय ने आदित्य को सांत्वना देते हुए कहा कि अभी भी कुछ किया जा सकता है। रात भर मेहनत करके नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। आदित्य के पास कोई और चारा नहीं था। पूरी टीम रात भर जागकर काम करने लगी। समीरा रात को खाना लेकर कंपनी आई। आदित्य का चेहरा उतरा हुआ था। वो समझ रही थी कि आदित्य कितनी मुश्किल में है। रणविजय भी रात भर आदित्य के साथ रहा। दोनों दोस्त मिलकर नई प्रेजेंटेशन बनाने में लग गए। सुबह होते होते प्रेजेंटेशन तैयार हो गई, लेकिन वो उतनी बेहतरीन नहीं थी जितनी पहली वाली थी। आदित्य जानता था कि इससे कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस कम हैं, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रणविजय ने उसे प्रोत्साहित किया कि कुछ भी हो सकता है, कभी कभी आखिरी वक्त में चमत्कार हो जाते हैं। मीटिंग का समय आ गया। आदित्य क्लाइंट्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने लगा, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्लाइंट्स के चेहरे पर वो उत्साह नहीं था जो आदित्य उम्मीद कर रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्लाइंट्स ने कहा कि वो सोचकर जवाब देंगे। आदित्य को लगा कि उसका मतलब ना है। रणविजय ने उसे तसल्ली दी कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो हाँ कह दे, लेकिन आदित्य के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगले दिन क्लाइंट्स का फोन आया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। आदित्य के सपने टूट गए थे। 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई थी। समीरा ने आदित्य को ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन आदित्य का मन टूट चुका था। रणविजय ने आदित्य से कहा कि वो इस मामले की जांच कराएगा। जरूर कोई अंदरूनी आदमी इस सब के पीछे है। आदित्य ने रणविजय से कहा कि जांच की जरूरत नहीं है, अब जो हुआ सो हुआ।
आगे की सोचना चाहिए। अनुबंध न मिलने के एक सप्ताह बाद आदित्य की परेशानियां और भी बढ़ने लगी। कार्यालय में कर्मचारी अजीब व्यवहार कर रहे थे। कोई सीधे आंख में आंख डालकर बात नहीं कर रहा था। आदित्य को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मामला क्या है। दोपहर में आदित्य के कार्यालय में एक अनजान व्यक्ति किसी काम से आया। उसने अपना परिचय अनुराग ठाकुर के रूप में दिया। अनुराग ने बताया कि वो पहले आदित्य की कंपनी के प्रतिद्वंदी कंपनी में काम करता था। अब वो अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू कर रहा है। अनुराग की बातें सुनकर आदित्य को अजीब लगा, लेकिन वो ध्यान से सुनता रहा। अनुराग ने आदित्य से कहा, आपको जो हाल ही में नुकसान हुआ है वो कोई संयोग नहीं है। कोई आपके बहुत करीब से आपके साथ खेल खेल रहा है। मैंने इंडस्ट्री में ऐसे कई मामले देखे हैं। आदित्य चौंक गया। उसने पूछा कि अनुराग का मतलब क्या है। अनुराग ने समझाया कि डेटा चोरी, फाइलों का गायब होना, ये सब अंदरूनी काम है। जो व्यक्ति आपकी कंपनी के सबसे गुप्त जानकारी तक पहुंच रखता है, वही ये सब कर सकता है। आपको अपने सबसे भरोसेमंद लोगों पर भी शक करना चाहिए। आदित्य को अनुराग की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बोला, मेरी टीम के सभी लोग बहुत ईमानदार हैं। वे मेरे साथ वर्षों से काम कर रहे हैं। अनुराग मुस्कुराया और कहा, कभी कभी सबसे पुराने रिश्ते ही सबसे खतरनाक हो जाते हैं। अनुराग चला गया, लेकिन उसकी बातें आदित्य के मन में घूमती रही। शाम को घर लौटते समय आदित्य ने देखा कि रणविजय की कार उसके घर के सामने खड़ी है। घर पहुंचकर आदित्य ने देखा कि रणविजय और समीरा हंसी मजाक कर रहे हैं। आदित्य के आते ही दोनों चुप हो गए। समीरा ने चाय बनाई और तीनों बैठकर बातें करने लगे। रणविजय ने आदित्य से पूछा कि कार्यालय में सब कुछ कैसा चल रहा है। आदित्य ने अनुराग की मुलाकात के बारे में बताया। रणविजय का चेहरा सुनकर गंभीर हो गया। रणविजय बोला, आदित्य, तुम किसी अनजान व्यक्ति की बातों में क्यों आ रहे हो सकता है वो तुम्हारे प्रतिद्वंदी कंपनी का आदमी हो, तुम्हें भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें कर रहा हो। आदित्य को रणविजय की बात तर्कसंगत लगी। समीरा ने भी रणविजय की बात का समर्थन किया। उसने कहा, आदित्य, तुम इतना तनाव ले रहे हो कि कोई भी बात तुम्हें गलत लगने लगती है। रणविजय सही कह रहा है। आदित्य ने सोचा कि शायद वो वाकई में ज्यादा सोच रहा है। रात को रणविजय चला गया। आदित्य और समीरा बिस्तर पर लेटे थे। समीरा ने आदित्य से कहा, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हारा तनाव बहुत बढ़ गया है। आदित्य ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन समीरा की जिद पर वो डॉक्टर से मिलने को तैयार हो गया। अगले दिन आदित्य डॉक्टर सुमेधा से मिला। डॉक्टर सुमेधा एक मनोचिकित्सक थी। उसने आदित्य की बातें ध्यान से सुनी। आदित्य ने अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। डॉक्टर सुमेधा ने कुछ सवाल पूछे। डॉक्टर सुमेधा ने कहा, आदित्य, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो वास्तव में किसी व्यक्ति की साजिश लग रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। आदित्य ने पूछा कि उसका मतलब क्या है। डॉक्टर सुमेधा ने समझाया, जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे निकट है, जो तुम्हारी हर गतिविधि के बारे में जानता है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें अपने सबसे भरोसेमंद रिश्तों को भी परखना चाहिए। आदित्य घर लौटा तो उसके मन में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। उसे लगा कि हर व्यक्ति उस पर शक कर रहा है। कार्यालय में भी उसका मन नहीं लग रहा था। शाम को घर पहुंचकर उसने देखा कि समीरा फोन पर किसी से बात कर रही है। समीरा को आदित्य को देखकर फोन जल्दी से काटना पड़ा। आदित्य ने पूछा कि किससे बात कर रही थी। समीरा ने कहा कि अपनी सहेली से बात कर रही थी। आदित्य को समीरा का जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाते समय आदित्य और समीरा के बीच बहुत कम बातचीत हुई। आदित्य को लगा कि समीरा भी
उससे कुछ छुपा रही है। खाना खाने के बाद समीरा ने कहा कि उसे सिर दर्द है, इसलिए वो जल्दी सो जाएगी। आदित्य देर रात तक जागता रहा। उसके मन में अनुराग और डॉक्टर सुमेधा की बातें गूंज रही थी। कौन है जो उसके सबसे करीब है? रणविजय, समीरा या कोई और? आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। अगली सुबह आदित्य कार्यालय गया तो उसे पता चला कि रात को फिर से कोई सर्वर कक्ष के पास देखा गया था। इस बार सुरक्षा रक्षक ने उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। रक्षक का कहना था कि वो व्यक्ति कंपनी के अंदरूनी इलाकों से परिचित लग रहा था। आदित्य परेशान हो गया। उसने तुरंत रणविजय को फोन लगाया। रणविजय ने कहा कि वो तुरंत आ रहा है। आधे घंटे में रणविजय आदित्य के कार्यालय पहुंच गया। दोनों मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने लगे। रणविजय ने सुझाव दिया कि अब आदित्य को अपने सभी कर्मचारियों की जांच करानी चाहिए। हो सकता है कोई कर्मचारी ही तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा हो, रणविजय ने कहा। आदित्य को रणविजय की बात सही लगी। शाम को आदित्य और रणविजय एक जासूसी एजेंसी से मिले। एजेंसी के मालिक ने कहा कि वो आदित्य के सभी कर्मचारियों की पूरी जांच करेगा। कुछ दिनों में रिपोर्ट मिल जाएगी। आदित्य ने जांच की फीस दी और घर लौट आया। घर पहुंचकर आदित्य ने समीरा को जांच के बारे में बताया। समीरा ने कहा, आदित्य, तुम बहुत परेशान हो, शायद तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। आदित्य ने कहा कि जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती वो आराम नहीं कर सकता। रात को आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे अपने फोन में कुछ अजीब संदेश दिखे। ये संदेश उसके ईमेल से भेजे गए थे, लेकिन आदित्य को याद नहीं था कि उसने ये संदेश भेजे हैं। संदेशों में कंपनी की गुप्त जानकारी थी। आदित्य घबरा गया। उसने अपने फोन और कंप्यूटर की पूरी जांच की। पता चला कि कोई व्यक्ति उसके अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आदित्य को एहसास हुआ कि जो व्यक्ति ये काम कर रहा है वो उसकी निजी जानकारी तक पहुंच रखता है। आदित्य का मन बैठ गया। उसे लगा कि कोई उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह वो डॉक्टर सुमेधा से मिलने गया। डॉक्टर ने आदित्य की स्थिति देखकर कहा, आदित्य, अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जो व्यक्ति ये सब कर रहा है वो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। डॉक्टर सुमेधा ने आदित्य को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। तुम्हें अब अपने सबसे करीबी लोगों को भी संदेह की नजर से देखना होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे पासवर्ड, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी हर गतिविधि जानता है, वही ये सब कर सकता है। आदित्य घर लौटा तो उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे याद आया कि हाल ही में रणविजय कई बार उसके कार्यालय और घर आया था। रणविजय को उसके कंप्यूटर और फोन के पासवर्ड भी पता थे। क्या रणविजय? नहीं, ये संभव नहीं है। आदित्य ने अपने मन से इस विचार को निकाल दिया। लेकिन रात को जब आदित्य सो रहा था तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि समीरा बिस्तर पर नहीं है। आदित्य चुपचाप उठा और देखा कि समीरा बालकनी में फोन पर बात कर रही है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आदित्य को लगा कि वो किसी को कंपनी की जानकारी दे रही है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या समीरा भी इस साजिश में शामिल है? आदित्य चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे समझ आया कि उसके सबसे करीबी लोग ही उसके साथ धोखा कर रहे हैं। अगली सुबह आदित्य ने समीरा से पूछा कि रात को वो किससे बात कर रही थी। समीरा ने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी मां से बात कर रही थी। आदित्य को समीरा का जवाब झूठा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आदित्य अब सबसे अलग हो गया था। उसे हर व्यक्ति संदिग्ध लग रहा था। कार्यालय में भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रणविजय ने कई बार फोन लगाया, लेकिन आदित्य ने जवाब नहीं दिया। एक दिन
रणविजय आदित्य के घर आया। उसने आदित्य से पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है। आदित्य ने कहा कि वो ठीक है। रणविजय ने कहा, आदित्य, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। तुम मुझसे कुछ भी छुपा सकते हो क्या? आदित्य ने रणविजय की आंखों में देखा। उसे लगा कि रणविजय की आंखों में कुछ अलग है। वो चालाकी छुपाने की कोशिश कर रहा है। आदित्य ने कहा, रणविजय, मैं सिर्फ काम के तनाव में हूं, कुछ खास बात नहीं है। रणविजय चला गया, लेकिन आदित्य को लगा कि अब उसे सच्चाई पता करनी होगी। चाहे जो कुछ भी निकले, उसे अपने दुश्मन की पहचान करनी होगी। आदित्य ने तय किया कि अब वो खुद जासूस बनेगा और अपने साथ हो रहे धोखे की सच्चाई का पता लगाएगा। आदित्य की आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी रणविजय को गर्व से भर देती थी। अब वो चमक बदल गई थी एक अजीब सी ठंडक में, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। डॉक्टर सुमेधा की बात आदित्य के दिमाग में गूंज रही थी। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, वहीं से शुरुआत करो। आदित्य ने मन ही मन सोचा कि कहीं रणविजय तो नहीं, लेकिन यह सोचकर ही उसका दिल कांप गया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। रणविजय उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आदित्य का दिमाग अब किसी वकील की तरह काम कर रहा था। हर छोटी बात को वो एक नए नजरिए से देखने लगा था। जब से ये सब शुरू हुआ था, रणविजय हमेशा पहले मौजूद रहता था। हर परेशानी में, हर समस्या में, हर गलत वक्त पर रणविजय ही सबसे पहले पहुंचता था। क्या यह सिर्फ संयोग था? आदित्य ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोली और अपने ईमेल अकाउंट को बारीकी से देखने लगा। पिछले 6 महीनों के सभी ईमेल्स, सभी फाइल ट्रांसफर, सभी डाउनलोड हिस्ट्री। आदित्य को पता था कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतना तो समझता था कि अगर कोई उसके सिस्टम को हैक कर रहा है तो कुछ न कुछ निशान जरूर छूट गए होंगे। 3 घंटे की खोजबीन के बाद आदित्य को कुछ अजीब लॉग एंट्रीज मिली। उसके अकाउंट में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई थी जो उसने कभी नहीं की। रात के 2 बजे ईमेल भेजे गए थे, जबकि आदित्य उस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह 4 बजे कुछ फाइलें डाउनलोड हुई थी। आदित्य के हाथ कांपने लगे। कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम से उसकी पहचान का इस्तेमाल करके काम कर रहा था। अगले दिन आदित्य ने एक निजी जासूस से संपर्क किया। विकास नाम का यह आदमी अनुराग की सिफारिश पर मिला था। विकास ने आदित्य की स्थिति सुनने के बाद कहा कि यह काम बहुत नाजुक है, इसमें समय लगेगा और धैर्य रखना होगा। आदित्य ने हामी भरी। अब वो सिर्फ सच जानना चाहता था, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। विकास ने सबसे पहले आदित्य के घर और ऑफिस में छुपे हुए कैमरे लगाने का सुझाव दिया। आदित्य को यह सुनकर थोड़ी हिचकिचाहट हुई। समीरा की निजता का क्या होगा? लेकिन फिर उसे लगा कि अगर समीरा बेकसूर है तो उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर वो भी इस साजिश का हिस्सा है तो सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। अगले हफ्ते आदित्य ने देखा कि रणविजय घर पर अकेले समीरा से बात कर रहा है। ये बात कुछ अलग थी। दोनों बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे। आदित्य को लगा कि वे दोनों कुछ छुपा रहे हैं। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने समीरा से पूछा कि रणविजय क्या कह रहा था। समीरा ने बेबाकी से जवाब दिया कि वो सिर्फ आदित्य की हालत के बारे में पूछ रहा था। उसे लग रहा है कि आदित्य बहुत परेशान रहता है इन दिनों। समीरा का जवाब सुनकर आदित्य को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन मन की शंका पूरी तरह नहीं गई। उसी शाम आदित्य के फोन पर एक अजीब मैसेज आया। किसी अनजान नंबर से भेजा गया था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारे सबसे करीब का दुश्मन तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज है। आदित्य ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था।
ये नंबर किसका था? कौन उसे ये चेतावनी दे रहा था? विकास ने अगले दिन आदित्य को बुलाया। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। विकास ने बताया कि आदित्य के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी और के पास है। पिछले महीने कई बार आदित्य के नाम से बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी जानकारी आदित्य को नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो आदित्य को बहुत अच्छी तरह जानता है। बैंक के सिक्योरिटी सवालों के जवाब बिल्कुल सही थे। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन था वो व्यक्ति जो उसके बारे में इतना सब कुछ जानता था? उसकी मां का नाम, उसके बचपन का दोस्त, उसका पहला पालतू जानवर। ये सब जानकारी सिर्फ बहुत करीबी लोगों को ही पता थी। समीरा को पता था, रणविजय को भी पता था। विकास ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। आदित्य की कंपनी के जो फाइल लीक हुए थे, वे एक खास आईपी एड्रेस से भेजे गए थे। ये आईपी एड्रेस आदित्य के घर के नेटवर्क का था। मतलब कोई व्यक्ति आदित्य के घर से बैठकर ये सब कर रहा था। या तो समीरा या फिर कोई और जो घर में नियमित आता रहता था। आदित्य को रणविजय पर शक होने लगा। रणविजय अक्सर उनके घर आता था। उसके पास घर की चाबी भी थी। वो कभी भी आकर कुछ भी कर सकता था। लेकिन आदित्य अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा हो? एक रात आदित्य ने देखा कि समीरा फोन पर किसी से लंबी बात कर रही है। वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी और कभी कभी हंस भी रही थी। आदित्य ने पूछा कि किससे बात हो रही थी। समीरा ने कहा कि अपनी सहेली से। लेकिन आदित्य को लगा कि समीरा झूठ बोल रही है। उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी जो पहले होती थी। अगली सुबह आदित्य ने समीरा के फोन की कॉल हिस्ट्री चेक करने की कोशिश की, लेकिन समीरा का फोन पासवर्ड से लॉक था। पहले कभी ऐसा नहीं था। समीरा हमेशा अपना फोन खुला रखती थी। यह बदलाव आदित्य को अजीब लगा। विकास ने आदित्य को बताया कि अब वो रणविजय की गतिविधियों पर नजर रखेगा। रणविजय के फोन की लोकेशन ट्रैक करेगा। देखेगा कि वो दिन में कहां जाता है, किससे मिलता है। आदित्य ने हामी भरी, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। कहीं रणविजय सच में दोषी निकला तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? 3 दिन बाद विकास ने एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में रणविजय एक कैफे में समीरा के साथ बैठा था। दोनों बहुत घनिष्ठता से बात कर रहे थे। समीरा का हाथ रणविजय के हाथ पर था। आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वो तस्वीर थी जिसे देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन आदित्य ने अपने आप को संभाला। अभी भी हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो। शायद वे दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे हों। शायद समीरा रणविजय से उसकी परेशानियों के बारे में सलाह ले रही हो। आदित्य ने सोचा कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा, पहले पूरा सच जानेगा। विकास ने कहा कि अब वो रणविजय के फोन को हैक करने की कोशिश करेगा। देखेगा कि उसके मैसेज में क्या है। आदित्य को यह सुनकर थोड़ी परेशानी हुई। यह तो गैरकानूनी काम था। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर रणविजय सच में उसके साथ धोखा कर रहा है तो वो भी कोई संत नहीं है। अगले हफ्ते आदित्य को ऑफिस में एक और झटका लगा। उसके बॉस ने उसे केबिन में बुलाया और कहा कि कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। किसी ने शिकायत की है कि आदित्य कंपनी की गुप्त जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। बॉस ने बताया कि शिकायत में कहा गया है कि आदित्य के ईमेल अकाउंट से कुछ महत्वपूर्ण डेटा बाहर भेजा गया है। आदित्य ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। घर लौटते समय आदित्य का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कौन था वो व्यक्ति जो उसके नाम का इस्तेमाल करके ये सब कर रहा था?
अब तो बिल्कुल साफ था कि कोई उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और ये व्यक्ति उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। उस रात आदित्य ने फैसला किया कि अब वो खुद जासूसी करेगा। वो चुपचाप सबको देखेगा, हर व्यक्ति पर नजर रखेगा, समीरा पर भी और रणविजय पर भी। अब वक्त आ गया था सच्चाई का सामना करने का। आदित्य की आंखों में अब वो आग थी जो सिर्फ धोखा खाने के बाद जलती है। विकास ने उसे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उसने आदित्य की पूरी दुनिया को हिला दिया था। रणविजय और समीरा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वे दोनों आदित्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे वो किसी प्रेमी जोड़े की तरह था। समीरा कह रही थी कि आदित्य को अब कुछ भी पता नहीं चल रहा, वो बिल्कुल पागल हो गया है। रणविजय हंसते हुए कह रहा था कि अभी तो शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, उसका गला सूख गया था। ये वो आवाजें थी जिन्हें वो बचपन से जानता था। समीरा की वो मीठी आवाज जिसे सुनकर वो रोज सुबह जागता था। रणविजय की वो दोस्ताना आवाज जिसमें कभी झूठ की गंध नहीं आती थी। आज वही आवाजें उसके कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। विकास ने बताया कि रणविजय के फोन से जो डेटा मिला है उससे साफ पता चलता है कि वो पिछले 1 साल से आदित्य को बर्बाद करने की योजना बना रहा था। उसके मैसेज में साफ लिखा था कि आदित्य के बैंक अकाउंट से पैसे कैसे निकालने हैं, कंपनी की फाइलें कैसे लीक करनी है, समीरा को कैसे अपनी तरफ करना है। हर बात का विस्तृत प्लान था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि रणविजय आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं की थी। आदित्य ने कभी रणविजय का कोई नुकसान नहीं किया था। फिर ये सब क्यों? विकास ने बताया कि रणविजय के एक मैसेज में इसका जवाब मिल गया है। रणविजय ने किसी को लिखा था कि आदित्य हमेशा से उससे आगे रहा है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, नौकरी में भी। अब बारी है उसके बर्बाद होने की। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। ये ईर्ष्या थी, सिर्फ ईर्ष्या। रणविजय ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि वो उससे आगे था। आदित्य को लगा कि वो रणविजय को कभी जानता ही नहीं था। वो सिर्फ एक मुखौटा था जिसके पीछे एक खतरनाक इंसान छुपा हुआ था। अब आदित्य के पास सभी सबूत थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शंस, ईमेल हिस्ट्री, फोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ। अब वक्त था न्याय पाने का। आदित्य ने वकील से संपर्क किया। अनुराग ने एक अच्छे वकील का नाम दिया था। वकील ने सभी सबूत देखने के बाद कहा कि यह केस बिल्कुल मजबूत है। रणविजय के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन सबसे कठिन काम था समीरा से बात करना। आदित्य का दिल नहीं कर रहा था। कैसे वो उससे पूछे कि क्या तुमने सच में मेरे साथ धोखा किया है? कैसे वो उससे कहे कि मुझे सब कुछ पता चल गया है? आदित्य ने तय किया कि वो पहले रणविजय से बात करेगा, अकेले में, आमने सामने। अगली शाम आदित्य ने रणविजय को फोन किया। बोला कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। रणविजय हमेशा की तरह खुशमिजाज आवाज में बोला कि हाँ यार, क्या बात है। आदित्य ने कहा कि फोन पर नहीं, मिलकर बात करनी है, पुराने पार्क में जहां वे बचपन में खेला करते थे। रणविजय वहां पहुंचा तो आदित्य पहले से ही एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। रणविजय ने पूछा कि क्या बात है, तू इतना गंभीर क्यों लग रहा है? आदित्य ने धीरे से कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। रणविजय की हंसी अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट के निशान दिखने लगे। आदित्य ने अपना फोन निकाला और ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। रणविजय और समीरा की आवाज सुनाई देने लगी। रणविजय का चेहरा सफेद पड़ गया। आदित्य ने कहा कि अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सभी सबूत है। तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी।
रणविजय ने हकलाते हुए कहा कि यार, तू गलत समझ रहा है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। आदित्य ने शांति से कहा कि अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने क्यों ऐसा किया। ईर्ष्या, सिर्फ ईर्ष्या। तुम्हें लगता था कि मैं हमेशा तुमसे आगे रहा हूं, तो तुमने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। रणविजय की आंखों में अब गुस्सा दिखने लगा। उसने कहा कि हां, सच है, तू हमेशा से मुझसे आगे रहा है। टीचर्स तुझे ज्यादा प्यार करते थे, नौकरी तुझे पहले मिली, शादी भी तुमने पहले की। हमेशा तू। मैं क्या था तेरे सामने? कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि अब तेरी बारी है नीचे गिरने की। आदित्य का दिल टूट गया। वो बोला कि रणविजय, मैंने कभी तुमसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम मुझसे कह सकते थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता। लेकिन तुमने यह रास्ता क्यों चुना? रणविजय ने कहा कि अब जो हो गया हो गया। तू जो चाहे कर सकता है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। आदित्य ने कहा कि पछतावा तो मुझे हो रहा है, इस बात का कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, इस बात का कि मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। घर पहुंचकर आदित्य ने समीरा से बात की। उसने सभी सबूत उसके सामने रखे। समीरा रोने लगी। उसने कहा कि वो नहीं जानती थी कि रणविजय इतना खतरनाक है। शुरुआत में रणविजय ने उससे कहा था कि आदित्य मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। उसे लगा कि वो आदित्य की मदद कर रही है, लेकिन धीरे धीरे रणविजय ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। समीरा ने बताया कि रणविजय ने उसे डराया था। कहा था कि अगर वो किसी को कुछ बताएगी तो वो आदित्य को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। समीरा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आदित्य ने समीरा को समझाया कि डर की वजह से झूठ बोलना कोई हल नहीं है। सच हमेशा सामने आता है। अगले हफ्ते आदित्य ने कोर्ट में केस दायर किया। रणविजय के खिलाफ धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न, चोरी और साइबर क्राइम के आरोप लगाए गए। सभी सबूत इतने मजबूत थे कि रणविजय का वकील भी कुछ नहीं कर सका। कोर्ट में जब रणविजय को सजा सुनाई गई, आदित्य वहां मौजूद था। रणविजय ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। आदित्य को लगा कि वो रणविजय को कभी जानता ही नहीं था। कोर्ट के बाहर आदित्य चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया। समीरा उसके पास आई। उसने कहा कि माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। आदित्य ने कहा, समीरा, कुछ रिश्ते टूटने ही चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते नहीं, जहर होते हैं। लेकिन कुछ रिश्तों को दूसरा मौका भी मिलना चाहिए, सच्चाई और भरोसे के साथ। शाम को आदित्य अपने घर की छत पर खड़ा था। समीरा भी वहां आई। दोनों चुपचाप खड़े थे। आदित्य ने कहा कि समीरा, अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, भरोसे की नई बुनियाद रखनी होगी। समीरा ने कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा भरोसा वापस जीत सकूं। आदित्य ने कहा कि रणविजय ने मुझे एक बात सिखाई है कि इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी जिन्हें हम सबसे अच्छा समझते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर भरोसा ही न करें। सिर्फ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आजकल की इस मतलबी दुनिया में कोई भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए हर किसी को बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। क्या आपके साथ कभी किसी अपने ने धोखा किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।